properties of charge completely, पूरा चार्ज की प्रॉपर्टीज, एंड वी आल्सो स्टडीड द मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और कुछ जो डेली लाइफ में हमारे छोटे मोटे फिनोमेना चार्ज के ऊपर बेस्ड है वो हमने देखा, जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्ब को टच करने वाला, कंबल को ब्लैंकेट में छोटे मोटे स्पार्क प्रोड्यूस होने वाला, पानी के जो जो धारा है, वाटर जो लेयर है उसको अट्रैक्ट करने वाला, ये सब सारे फिनोमेना है जो चार्ज पे। उसके अलावा आपके आसपास जो जितने फिनोमेना है ये चार्ज पे बेस्ड है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर द फिनोमेना व्हिच आर बेस्ड ऑन चार्जेस। तो जितनी भी चीजें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की पे बेस्ड है वो सब चार्ज पे ही डिपेंड करती है। आप धीरे धीरे जैसे, और मैंने आपको बताया था कि क्लास 12th में 6 यूनिट्स टोटली बेस्ड ऑन द चार्ज प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, ईएमएफ, से सारे चार्ज की प्रॉपर्टीज पे भी बेस्ड है। तो आई होप आपको पिछले 2 क्लासेस का लेक्चर याद होगा, और मैंने आपसे बोला था एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पढ़िएगा, और दूसरी बुक्स भी आती है एससी वर्मा की पार्ट 2 आप ले सकते हैं, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, और भी किताबें हैं बीएम, वो हम टाइम के साथ बताएंगे आपको। तो कितने लोगों ने ऐसे हैं जो जिन्होंने चीजों को रिवाइज किया और एनसीईआरटी या एचसी वर्मा बुक परचेज कर ली है, अफोर्ड कर लिया है और उसको देखना शुरू कर दिया? मैं आई नो द नंबर, ईमानदारी से भाई झूठ बोलोगे तो हमें कैसे, आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट दैट, बट फिर भी एनसीईआरटी बुक की रीडिंग लगाई किसी ने, एचसी वर्मा किया, और भी जो किताबें? नो सर, एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की वेदांत नो। एनसीईआरटी रीडिंग का मतलब बेटा ये नहीं कि रीडिंग नॉवेल तो है नहीं, वो फिजिक्स है। व्हेन आई से रीडिंग, तो रीडिंग मींस कि यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, रुक रुक के नोट करना, कॉपी में उस बात को लिखना, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, जो बातें आपको पता, नई बातें पता चले उसको अपनी, तभी जाके ओवरऑल आप देखेंगे कि 6, 7, 8 महीने बाद एक हॉलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपके पास होगा। मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत सस्ती किताब होती है, हार्डली 300 से 400 में मिल सकती है, और ये बुक आप यूज कर सकते हैं पार्ट 2 के लिए, एचसी वर्मा की किताब कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2, बहुत ही पतली किताब, देख सकते हैं। ओके, यू कैन सर्च ऑन द, इट्स वेरी चीप बुक, नॉट मोर देन 400। देखिए इस बुक पे प्रिंट है 364 रुपीज, 364, और हार्डली आप 20-25% डिस्काउंट लेके करीब 300, और मुझे लगता है कि आप ये एवरीवन ऑफ अस कैन अफोर्ड दिस। और ये पूरा क्लास 12 के पार्ट को बहुत छोटे वे में, और जेई के लिए तो बहुत अच्छी किताब है। तो आई रिकमेंड ईच ऑफ यू टू परचेज दिस बुक फ्रॉम इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में सबके पास ये किताब होनी चाहिए, एनसीईआरटी प्लस दिस। तो अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सब डाउनलोड कर लीजिए। मेरी बात सुन रहे क्या, क्या क्या बोला मैंने, कितनी चीजें एक बार दिखा दिया। ओके, आई एम जस्ट शोइंग अगेन, ये रही किताब। मैं बुक की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो जानता भी नहीं कौन है, बट इट्स अ गुड बुक, यू कैन सर्च। हर जेई और नीट के स्टूडेंट के लिए तो कम यूज की, जेई के लिए तो बहुत अच्छी किताब है। इन अ कॉन्साइज मैनर यू कैन कंप्लीट द होल 12 अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स के साथ। एक और किताब इन्होंने निकाली है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। सर ये सर हाय वर्मा है, ये एचसी वर्मा बुक का नाम है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। एक और किताब आई है अभी, ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जेई के लिए अच्छी किताब है। ओके, यू कैन सी दिस बुक, मतलब ये ऑप्शनल है, या जो लेना चाहे ले, जो नहीं लेना चाहे, ये थोड़ी सी कॉस्टली भी है किताब, तो बट दिस इज बुक जो पहले दिखाया था एचसी वर्मा, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 प्लीज। तो आई होप इन द नेक्स्ट क्लास ईच ऑफ यू विल हैव दिस। मेरी ओके, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। यस सर, ले लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, ऑफलाइन इट्स वेरी इजीली अवेलेबल बुक। और एनसीईआरटी और प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक किताब आती है, यू शुड हैव दैट आल्सो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नाम सुना है बेटा? सर कौन सी? एनसीईआरटी, मैं लिख रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखिए मैं आपको बता दूं तो, वन तो देखिए आपके पास ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक जो आपने खरीदा होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, 11 में, 12 में भी। उसके बाद एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके आती है, उसमें क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चंस दिए होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस में, कोई थ्योरी नहीं है, पतली सी किताब होगी, फिजिक्स की, एक पार्ट में आती है 11 की 2। ओके, और आप इसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ, वेरी इजीली इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। और दूसरा मैंने बोला कि कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, अभी तो पार्ट 2 चाहिए हमको,
बिकॉज 12th में पार्ट 2 चलेगा, 11th में पार्ट 1 था। सर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। ओके ठीक है अविनाश, अगर आप यू नॉट एबल टू मैनेज तो यू कैन, बट आप थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखिए सो दैट यू कैन डू द थिंग्स प्रॉपर्ली। ओके, ये है एचसी वर्मा की किताब ना, एचसीवी शॉर्ट में बोलते हैं, एचसी वर्मा। तो ये 3 किताबें मिनिमम होनी चाहिए, और आपके पास फिर आपको एक कोचिंग का मॉड्यूल मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, मॉड्यूल्स फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक और किताब है जो अभी तो यूज नहीं आएगी, नॉट डाउन, लेकिन आपको 1-2 महीने बाद यूज आएगा। व्हाट इज दैट? प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज जेईई मेंस क्वेश्चंस। आप इसको ले लेंगे, किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, अरिहंत की ले लें, एमटीजी की ले लें, किसी भी। वी विल यूज दिस आफ्टर 2 months, after 2 months after 1 to 2 months we will start using this। फिर जो क्योंकि 1-2 महीने बाद हम 1-2 यूनिट अच्छे से कवर कर लेंगे, 2 यूनिट, तो फिर हम प्रीवियस ईयर जो चैप्टर वाइज, वैसे मैं आपको क्लास में भी कराता रहूंगा, लेकिन आप खुद से देखिए, एक टीचर क्लास में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा सकता है ना बेटा, ऐसा तो नहीं टीचर पढ़ाना भी है फिर तो, बट आपको क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए तो यू शुड हैव दिस आल्सो, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज जेईई मेंस क्वेश्चन। मैं रिकमेंड करूंगा ये आपके पास तीनों सब्जेक्ट की होनी चाहिए। उसके बाद आप जेईई एडवांस की भी किताब खरीद सकते हैं, और भी किताबें हम बताएंगे, अभी तो मिनिमम ये किताबें, मिनिमम तो ये किताबें हैं, और भी किताबें हैं देयर आर फॉर एडवांस, तो ये तो मिनिमम चाहिए हमको। ओके, आई होप आप सबने ये बात समझ ली होंगी कि क्या क्या किताबें हम यूज करेंगे मिनिमम। ओके, मेरी बात समझ में आ रही क्या बेटा? देखिए अब आप ये जो तीनों किताबें ना, ये आप अपनी यूज करेंगे थ्योरी के लिए, प्लस इनके सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, प्लस इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत थोड़े से होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ज्यादा मजा नहीं आता करने में, लेकिन करिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या बोला मैंने एनसीईआरटी के बारे में? कम होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन मजा कम आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो करना जरूर है। ठीक है, तो हम थ्योरी, आप जो है थ्योरी और सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह यहाँ से पढ़िएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ से करिएगा, प्लस हमारे जो कोचिंग के लेक्चर्स होते रहेंगे ऑनलाइन क्लास में जो आप अटेंड करें, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ सकते हैं अगर आपने ये बात समझ ली हो तो। यस सर। ठीक है, ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कूलम्स लॉ, बेसिकली कूलम्स लॉ। तो वी स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज स्केलर होता है और अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस, ये सारी चीजें पढ़ी थी आपने। अच्छा, आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, F = G m1m2/r², न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, उसी तरह का कुछ लॉ होता है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, एंड इट्स द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्मूला, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ देखा था वैसे फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में बिटवीन टू चार्जेस। क्या बोलता है ये एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये लॉ न्यूटन की तरह एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटली डिराइव हुआ था। कैसे डिराइव हुआ था बेटा? एक्सपेरिमेंट्स की बात, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, और का साइंटिस्ट का नाम कूलम का उन्होंने किया था। व्हाट इज इट? हमने अगर 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए, देखिए मैं प्रॉपर्टीज लिखते जा रहा हूँ कि चार्ज की प्रॉपर्टीज किन किन कंडीशन में कूलम्स को लगा सकते हैं। तो पहली कंडीशन है क्या? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मींस चार्ज का साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है? चार्जेस रेस्ट पे हो, तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस r, और एक चार्ज का अमाउंट मान लेता हूं मैं q1, दूसरे को मान लो q2, डिस्टेंस दोनों के बीच में है r, और बीच में मीडियम होगा कुछ, कोई मीडियम हो सकता है, वो मीडियम वैक्यूम हो सकता है, वो मीडियम वाटर हो सकता है, वो मीडियम कैरोसिन हो सकता है, वो मीडियम कोई कंडक्टर आयरन गोल्ड सिल्वर हो सकता है, वो मीडियम कोई इंसुलेटर प्लास्टिक जैसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मीडियम होगा। तो इट विल, यू विल सी दैट बोथ द चार्जेस विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्ट करेंगे। So I am going to say this is force on 2 due to 1, this is force on 1 due to 2. Okay, let me put a vector sign, and this force will be along the line joining them. जब फोर्स होगा बेटा वो किसमें होगा? This force is
along the line, along the line joining, जो line join करे उसी का along होगा, either it will be towards or it will be away. So experimentally what he found that F is equal to the force between the two charges is some constant which is give, जो constant का नाम दिया हुआ है 1/4 pi epsilon q1 q2 charge 1 charge 2 upon distance का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बना है, F is equal to 1/4 pi epsilon q1 q2 upon distance का स्क्वायर। अब इसमें आप पूछ सकते हैं सर q1 क्या होगा चार्ज, q2 क्या होगा चार्ज, r क्या होगा डिस्टेंस, व्हाट इज एप्सिलॉन? इसको बोलते हैं बेटा परमिटिविटी ऑफ द permeability of free space. नो परमिटिविटी ऑफ मीडियम वी कॉल दिस परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम आपने लिया उसकी परमिटिविटी। अभी हम देखेंगे कि क्या होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके प्रॉपर्टी, सो ठीक है, पर क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। और बेसिकली अगर वैक्यूम होगा, अगर बीच में कुछ नहीं भरा होता है तो हम इसी चीज को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो अगर एप्सिलॉन लिखा मतलब कोई भी गिवन मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो वैक्यूम में बीच में कुछ नहीं है। और फिर अगर मैं इसी, ये तो जनरल लॉ फॉर एनी गिवन मीडियम, अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में यही बात, इसको मैं एफ लिख दूंगा, यही बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन। आप सभी लोग नोट्स बना रहे क्या मेरे साथ? Yes sir. Yes sir. ओके अब देखिए, अब आप क्या करते हैं ना, इस क्योंकि ये पूरा एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप एक कांस्टेंट मान लेते हैं, नया कांस्टेंट k, और शॉर्ट में लिखते हैं q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और जो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है ना बेटा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 8.85 multiply by 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये इंफॉर्मेशन जरा नोट करिएगा। अब देखिए यहां पे एक टर्म में लिख रहा हूं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसका मतलब अगर मैं मीडियम चेंज करूंगा तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल चेंज। इट मींस आप कह सकते हैं कि सर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम आल्सो, डिपेंड्स ऑन मीडियम। जितना ज्यादा मीडियम चेंज करेंगे तो ये फोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें आप लिखते थे G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें देखिए क्या इसमें कोई कम मीडियम से रिलेटेड बात है क्या इस वाले एक्सप्रेशन में? इज देयर एनी टर्म रिलेटेड टू मीडियम? नो सर। नो, इट मींस हमने कहा था ना ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। हम ये जानते थे कि ग्रेविटेशन मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मीडियम पे डिपेंड ऑन मीडियम, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द मीडियम। आई होप ये सारी बात आपने लिख ली। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया फोर्स का, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्शन क्या होगा वो अभी आप बाद में निकालेंगे। पहले मैग्नीट्यूड के ऊपर हम गेम खेलते हैं, प्ले करते हैं। आई होप ये एक्सप्रेशन आपने नोट कर लिया होगा, इसमें कुछ खास बात नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, 4-5 प्रॉपर्टीज है और जिसको आपको याद रखना है। सर k की वैल्यू क्या होगी इसमें? अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं आपको, अभी पहले आप इतना नोट करिए। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब आपने देखा F इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जिसको मैंने k माना है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12, तो ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो मुझे वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी 9 × 10⁻9। दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 9 × 10⁻9 के करीब आता है ये वैल्यू। और इस k को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, इसमें हम इसको नाम कह देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा, ये वैल्यू होती है सिर्फ किसके लिए बेटा? वैक्यूम के लिए, ओनली फॉर वैक्यूम। अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, इट विल नॉट बी 9 × 10⁻9। दिस वैल्यू इज ओनली फॉर वैक्यूम। अगर आप कोई दूसरा मीडियम लेंगे तो कुछ और वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए, आपने 11th क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस किया है क्या? डायमेंशनल एनालिसिस। यस सर। अब देखिए आपसे पूछता है बताओ परमिटिविटी का यूनिट बताओ और डायमेंशन बताओ,
तो यू कैन ऑल्सो राइट परमिटिविटी एज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसका तो होता नहीं है। चार्ज का यूनिट क्या हो गया? कूलम। कूलम। फोर्स का क्या होगा? न्यूटन। और डिस्टेंस का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि परमिटिविटी की जो यूनिट बन जाती है हो जाती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई परमिटिविटी का यूनिट। तो इसीलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट की जब वैल्यू लिखी थी तो वो लिखा था कितना? 8.85 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी आपसे डायमेंशन पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी का डायमेंशन। तो अब आप देखिए, आपके पास सारे टर्म्स पता है। चार्ज का डायमेंशन, व्हाट इज चार्ज? चार्ज का डायमेंशन क्या होता है बेटा? चार्ज का डायमेंशन 80। 80, वेरी गुड। तो 80 का स्क्वायर कर दिया, बिकॉज चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, सॉरी Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, 80 स्क्वायर। फोर्स क्या होगा? न्यूटन मतलब फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? आई होप मस्ट यू मस्ट बी M ml L t-2। T-2, वेरी गुड। और लेंथ क्या हो गया? L स्क्वायर, L स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा a पावर 2 t पावर 2, ऊपर जाएगा m पावर -1, और ऊपर एक और, नीचे क्या बन जाएगा? नीचे मुझे मिल रहा है दिस t विल गो ऊपर एंड इट विल बिकम t पावर +2, नीचे वाला t ऊपर जाएगा और L स्क्वायर इंटू L क्यूब बन जाएगा। तो जो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है बेटा? m पावर -1, L ऊपर गया -3, टाइम दोनों मिला के 4 बन गया और a पावर 2। ये डायमेंशन होता है परमिटिविटी का, रटने की जरूरत नहीं है। There is no need to mug up and remember this dimension. आप अगर रट लेंगे तो अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी रटा है तो आप फौरन विद इन 30 सेकेंड्स आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये होगा डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। सारी बात क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, ठीक। आई होप यू मस्ट। अब देखिए, हम आते हैं जरा, परमिटिविटी हो गई, न्यूटन्स लॉ वगैरह हो गए, ये Q1 Q2। अब आते हैं जरा कुछ इस पे, इसके और एप्लीकेशन देखते हैं परमिटिविटी के ऊपर। तो सर, क्या सभी ने ये नोट कर लिया? सर 1 मिनट रुकना। अच्छा, ठीक है। याद रखिएगा, ये 9×10⁹ जो वैल्यू होती है, दैट इज ओनली व्हेन यू आर यूजिंग वैक्यूम। वैक्यूम नहीं है तो ये कुछ ये गड़बड़ हो जाएगा, द वैल्यू विल बी समथिंग एल्स। ये यूनिट निकाला मैंने, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अब हम चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? सर किसी और मीडियम में, हाँ अब बिल्कुल सही, वेदांत पूछे सर किसी और मीडियम में कितना होगा। तो अब आपसे देखिए, आप ये क्वेश्चन देगा, अगर आप कितनी वैल्यूज याद करेंगे? भाई वाटर है, देयर आर इनफाइनाइट मीडियम, मीडियम तो अपार है। अभी मैं कुछ से Q1 क्या होगा? Q1 बेटा चार्ज ऑफ 1 है और Q2 चार्ज ऑफ 2 है। जैसे आप M1 M2 लिखते हैं ना, Q1 पहले वाले का चार्ज है, Q2 दूसरे वाले का चार्ज है। ओके, यस सर। ठीक है। ओके वेदांत, तो अब क्वेश्चन में अगर आपके पास मान लीजिए प्लास्टिक दे दे तो प्लास्टिक का परमिटिविटी देगा, बताएगा आपको। कंडक्टर की परमिट, मैं आपको कुछ परमिटिविटी की वैल्यूज लिख दे रहा हूं कि द परमिटिविटी ऑफ, पहले आप समझते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है क्या? परमिट का मतलब क्या होता है बेटा? परमिट का मतलब क्या होता है? परमिट का मतलब जानते हो? परमिशन। परमिट का मतलब क्या होता है बेटा? परमिशन से ना। अब देखिए बेसिकली होगा क्या, दो चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स स्टैप, अभी आप पढ़ेंगे एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे आप। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये चार्ज Q1, ये क्या हुआ? चार्ज Q2, इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो रही है, कुछ फोर्स लग रहा है। अब आप देख रहे होंगे जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी है क्या? बिल्कुल सही, वेरी गुड बात। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद तो अब देखिए यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि परमिटिविटी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है which opposes the establishment of force between the charges in, okay, or you can say permittivity is a medium property जो अपोज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी मीडियम में, इलेक्ट्रिक फोर्स को अपोज करती है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो परमिटिविटी क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which opposes, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, opposes the
एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किस चीज का, बताए किस, क्या अपोज करता है बेटा, जल्दी बताना क्या अपोज करता है, जल्दी बताइए। विच अपोजेस द, मैं बहुत बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। विच अपोजेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज सिस्टम। किसी चार्ज सिस्टम के इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टैब्लिश होने में अपोज करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, परमिटिविटी। अब इसकी, अब ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अच्छा, एक बात आपने देख लिया होगा कि परमिटिविटी अगर लेस है बेटा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा। यस सर। और अगर परमिटिविटी मोर है तो फोर्स क्या होगा सर, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड। तो सबसे कम परमिटिविटी होती है वैक्यूम की। वैक्यूम हैज लीस्ट परमिटिविटी। सबसे कम परमिटिविटी होती है किसकी बेटा, वैक्यूम की, जो कि आपको लिखा मैंने कितना 8.8 into 10, मतलब एप्सिलॉन नॉट इज मिनिमम। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं सबसे ज्यादा फोर्स किस मीडियम में लगेगा, फोर्स सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, मैक्सिमम सबसे फोर्स लगेगा किसमें, वैक्यूम में। बिकॉज परमिटिविटी सबसे कम, तो फोर्स मैक्सिमम फोर्स इन वैक्यूम। और सबसे ज्यादा परमिटिविटी किसकी होती है पता है, कंडक्टर्स की। कंडक्टर हैज मैक्सिमम, कंडक्टर के पास हैज मैक्सिमम परमिटिविटी इनफाइनाइट होता है। अभी आप आगे के क्लासेस में, आगे के लेक्चर्स में इसको डिराइव करेंगे। कितना होता है भाई, एप्सिलॉन इज इनफाइनाइट। तो जब फोर्स इनफाइनाइट है तो किसी चीज पे इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो। तो आप लिख सकते हैं फोर्स विल बी मिनिमम और जीरो। यस सर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखी मैंने। परमिटिविटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा फोर्स उतना कम होगा, और ये सारी चीजें आपके पास, ठीक है। और मैक्सिमम फोर्स कहाँ होगा, सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ होगा बेटा, सबसे ज्यादा फोर्स किस मीडियम में लगेगा, वैक्यूम में। अब एक और छोटी सी क्वांटिटी कहलाती है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बाद हम सीधा न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है। समझ में आई बात, कूलम्स लॉ के बारे में आई होप सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही होगी। यस सर। मीडियम पे डिपेंड करता है। अब एक और छोटा सा थ्योरी लिख लीजिए व्हिच इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम सीधे फिर न्यूमेरिकल्स में आएंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरा नाम क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब क्या होगा कि वैक्यूम के रिलेशन में किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी क्या है। वैक्यूम के रिलेशन में देखिए मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपने दो चार्जेस लिए Q1 Q2, इनके बीच में कुछ नहीं था, मीडियम क्या था, वैक्यूम। आपने इनके बीच में फोर्स निकाल लिया F0 आ गया। ओके, अब आपने इन्हीं दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम भर दिया। यू कैन टेक एनी मीडियम, आप यू कैन टेक वाटर, यू कैन टेक केरोसिन, कंडक्टर, इंसुलेटर, कुछ भी भर सकते हैं। और आपने क्या किया, चार्जेस को सेम रखा, डिस्टेंस वगैरह क्या रखा, सब कुछ सेम रखा। एवरीथिंग यू चेंज, मतलब आपने फॉर एग्जांपल चार्ज को उठाया और पानी में डाल दिया। इमेजिन करिए, नाउ द फोर्स विल बी, लेट मी से द फोर्स बिकेम F। अब देखिए ये फोर्स होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिख दो। m मतलब जो भी गिवन मीडियम है, वॉट एवर द मीडियम इज, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके ठीक है। अच्छा, तो आप सभी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं या गायब हो चुके हैं? सर क्लास में ही है। अच्छा, एक बार जरा हैंड रेज कर दे, मैं देख लूं कितने लोग क्लास में, कितने लोग बाहर चले गए। सभी लोग हैंड रेज करें, मुझे 28 हैंड्स चाहिए, बिना हैंड लोअर के। हैंड लोअर नहीं करना। अरे वाह, ग्रेट। आपको क्लास में
अटैचमेंट फील हो रहा है, बहुत कटा कटा सा तो नहीं लग रहा है, नींद No, सी तो sir. नहीं आ रही है? No, sir. नींद भी sir. ना आए तो बताओ भाई, फिर कुछ कहानी किससे सुनाया जाए? नो सर। हाँ, कुछ इधर उधर की तफरी हो, या फिर पढ़ाई पे करने का मन आ रहा है? चले आगे। अभी Yes, sir. न्यूमेरिकल करेंगे ना तो बहुत अच्छा शायरी हो जाए, है शायरी हो जाए। कैसी शायरी हो जाए? क्लास की एंड में एक शायरी, माशाल्लाह। कैसी शायरी चाहते हैं? Sir, motivational. मोटिवेशनल शायरी चाहते हैं? ठीक है, तो मैं मोटिवेशनल शायरी एक बता देते हैं। एक शायर है उर्दू के बहुत बड़े, और देखिए चलिए पहले शायरी हो जाए, पहले हो जाए शायरी हो जाए, क्या बाद में पढ़ते रहेंगे? Yes, sir. देखिए अब देखिए, असल में क्या होता है ना, हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल और कैपेसिटी होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस पोटेंशियल और कैपेसिटी को पहचान नहीं पाते, और किसी वजह से, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हो। एक मिनट 1 मिनट, एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. sir. अच्छा ठीक है, अचानक से बल्ब ऑफ हो गया। तो कभी कभी सर शारिक सर को बोला था मैंने, फिर वो रोज क्लास के एंड में सुनाते। अच्छा ठीक है। तो व्हाट हैपेंस कि कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स कभी इंटरनल फैक्टर्स हम अपनी उस पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते, या फिर हम वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो लेकिन जब हम अपने उस पोटेंशियल को पहचानते हैं, और या फिर हम उस चीज पे मेहनत करना शुरू करते हैं, तो यू नो दैट कि फिर रिजल्ट कैसा होता है। क्या कहते हैं? यस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है। Yes. तो इसी बात पे ऊपर एक शेर है, एक अल्लामा इकबाल पोएट है, शाहीन उकाब समझते हैं? उकाब, ईगल। Yes, sir. ईगल शाह उसको बोलते हैं, उकाब बोलते हैं। विच फ्लाइज वेरी, यू नो, सबसे ज्यादा ऊंचा वही उड़ता है। और आपको Yes. पता होगा कि जब बारिश होती है तो सारे परिंदे जाके पेड़ के छांव में ले लेते हैं, लेकिन ईगल जो होता है वो बादल के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। Yes, sir. है ना? यू नो दैट एक फेमस कोटेशन भी होता है कि ऑल द बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन बट ईगल अवॉइड द रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। Yes, sir. ठीक है, तो उस पे कहते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबी रूह मतलब द स्पिरिट ऑफ एन ईगल, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। वाह सर। क्या बात है? उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, तो कहाँ अब मंजिल कहाँ नजर आ रही? बेदार का मतलब समझ रहे हैं? जाग जाना। वो सोई हुई जो पोटेंशियल और कैपेसिटी थी, जब वो जाग गई तो अब मंजिल कहाँ नजर आ रही? उसको नजर आती है मंजिल उसे कहां पे? बोलो ना भाई। आसमान में। आसमान में। आसमान का मतलब ये नहीं कि पतंग उड़ाना है। ओके, तो दिस इज लाइक दैट। उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, तो नजर आती है उन्हें अपनी मंजिल आसमानों में। और एक और है कि एक और इस तरह से है कि लाइक दैट। चलिए टाइम ज्यादा हो जाएगा वरना मुझे पढ़ाना है, मुझे अभी फास्ट ब्रेक करने जाना है। मैं पता चला इसी में लग गया। ठीक है, चलिए पहले परमिटिविटी पढ़ लेते हैं। तो परमिटिविटी कर लिया अब जी सर, हैंड ओवर कर लिया अब। हैंड ओवर कर ले? क्या कर ले? सर हैंड ओवर। अच्छा हाँ बिल्कुल हैंड ओवर कर ले। ऑफ कोर्स हैंड ओवर। आपने सच में तो नहीं हाथ उठा रखा कि पता चला पता घर पे बैठ के हाथ उठा रखा आपने कि मम्मी पूछे ये क्या कर रही हो, हाथ क्यों उठा रखा है? हैंड रेस का मतलब बटन से हैंड रेस करना था। ओके ठीक है, चलिए। तो मैंने आपसे बताया कि फॉर एग्जांपल आपने मीडियम। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर मैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता और मीडियम चेंज करता तो फोर्स पे कोई फर्क ना आता ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। तो मैंने इसको लिख दिया एफएम। तो यू नो दैट विच फोर्स इज गोइंग टू बी मोर, यू नो वैक्यूम फोर्स इज मैक्सिमम। तो हमें पता है कि जो मीडियम का फोर्स होगा दैट विल बी लेस देन द वैक्यूम फोर्स, बिकॉज वैक्यूम हैज द मैक्सिमम फोर्स। अगर अब इसी रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से लिखते हैं, स्मॉल के से, और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, एप्सिलॉन आर। तो के या फिर एप्सिलॉन आर क्या होता है बेटा? बहुत ध्यान से देखिएगा। फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। The ratio of force in the vacuum upon the force in the medium if both charge and distance are same. याद रखिएगा चार्ज और डिस्टेंस क्या होगा?
चार्ज एंड डिस्टेंस आर सेम, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? सर ई आर क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन पढ़ते, ई नहीं पढ़ते बेटा, ये एप्सिलॉन है, ग्रीक सिंबल अल्फा बीटा गामा होता है ना, एप्सिलॉन आर। आर मतलब रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब वैक्यूम के रिलेशन में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। अच्छा अब जरा मैं इसको देखूं तो अब ये देखिए ये वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 1 और लेस देन 1? जल्दी बताना, दिस विल कम आउट टू बी मोर देन 1 और लेस देन 1? सर मोर देन 1। बिकॉज यस, वेरी गुड, क्योंकि यू नो वैक्यूम फोर्स हमेशा ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा दिस इज ऑलवेज मोर देन 1। दिस इज विल बी ऑलवेज परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी विल बी ऑलवेज मोर देन 1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी ऑलवेज मोर देन 1, ऑलवेज, याद रखिएगा ना, इट्स ऑलवेज मोर देन 1। प्लीज रिमेंबर दिस, आई हैव टोल्ड यू लॉजिक। अब जरा इसको मैं कैलकुलेट करूं तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं एप्सिलॉन के टर्म में, के लिख दो या एप्सिलॉन आर लिख दो, एप्सिलॉन आर तो एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे लिख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यू कैन सी दैट Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, और ये एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा। तो देखिए अगर परमिटिविटी की बात करेंगे तो उल्टा आ गया, मीडियम अपॉन वैक्यूम आ गया ना, मीडियम अपॉन वैक्यूम आ गया। और अगर आप फोर्स के टर्म में बात करेंगे तो फोर्स अपॉन मीडियम, वैक्यूम अपॉन मीडियम। तो अगर मैं शॉर्ट में समराइज करूं तो रिलेटिव परमिटिव विल बी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट दोनों बोले F0/m, और परमिटिविटी की बात करूंगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। आई होप ये लाइन आपको याद रहेगी पूरी जिंदगी। फोर्स के टर्म में कहेंगे तो वैक्यूम अपॉन मीडियम, और अगर 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 मैं बात करूं परमिटिविटी के टर्म में तो ये क्या आएगा, मीडियम अपॉन वैक्यूम। ये समय ऑडिबल? यस सर। ठीक है। अच्छा अब ये अब आपको पता है कि यू नो दैट, अच्छा आपको ये बात भी पता है कि मीडियम की परमिटिविटी हमेशा ज्यादा होती है वैक्यूम से। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे मिनिमम होती है। तो अगर मैं एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट करूं तो ये क्या मोर देन 1 आएगा? ठीक है। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिटलेस होगी, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स, ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी, तो प्लीज नोट दैट इट इज यूनिटलेस। सर मोर देन 1 कैसे आएगा, रिपीट करना। देखिए मैंने आपसे बोला था कि F0 अपॉन FM है ना, तो अब सब अभी मैंने बोला था आपसे कि वैक्यूम में फोर्स हमें बिकॉज परमिटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है? वैक्यूम की। बाकी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से ज्यादा होगी? बाकी किसी भी, तो जब ऊपर वाला मीडियम है नीचे वाला वैक्यूम है, तो ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम, तो डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा ही तो आएगा। यस सर। तो और ये यूनिटलेस होता है, एंड इट इज ऑल्सो यूनिटलेस। ओके मैं आई मूव ऑन, चले न्यूमेरिकल्स की तरफ बेटा। यस सर। डेफिनेशन लिखा दो। डेफिनेशन, इट इज अ रेशियो ऑफ, लिखे इधर लिखता, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं मैं, लिखिए जरा इसको आगे ले चलें। यस सर। देखिए सॉरी आई गॉट वन स्लाइड है, लिखिए आप रेशियो। व्हाट इज दिस? इट इज सिंपली, ये कुछ नहीं बेटा, एक रेशियो है। किसका रेशियो है? रेशियो किसका भी मैंने लिखा है। व्हाट इज दैट? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी क्या होता है? मीडियम की प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, बस इतना ही है। एक सिंपल एक रेशियो है मीडियम और परमिटिविटी का। ओके ठीक है, ओके फाइन। यस अच्छा अब मैं आपसे बताऊं कंडक्टर की जो परमिटिविटी होती है, आप लिख लीजिए बेटा कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर का एक चीज याद रखिए कि कंडक्टर का जो के होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। कंडक्टर का के भी इनफाइनाइट होता है और परमिटिविटी भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। दोनों ये याद रखिएगा। आगे इसको लेटर मैं इसको प्रूव करूंगा, लेटर ऑन प्रूफ जो है आगे इसका करेंगे, जस्ट नाउ। ओके अच्छा तो वैक्यूम का अगर मैं पूछूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? 1 हो जाएगा, बिकॉज वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, मीडियम क्या है? वैक्यूम है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो वैक्यूम की परमिटिविटी क्या हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, हम लेके आगे बढ़ते हैं। तो वैक्यूम में अगर मुझे दे रखा है, वैक्यूम में फोर्स दे रखा है बेटा, याद रखिएगा, अगर वैक्यूम में फोर्स दे दिया
F। तो मीडियम में डालते ही, अगर मैं मीडियम में डालूं तो मीडियम में क्या ये फोर्स F बाई के हो जाएगा क्या? बोलिए। अगर वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू F है, तो अगर मैं उसी सिस्टम को वैक्यूम के बजाय किसी मीडियम में इंसर्ट कर दूं, तो विल दिस फोर्स बिकम F बाई के? Yes, sir. बिकॉज K इज इक्वल टू F बाई F नॉट। तो So आई कैन राइट F नॉट, F मीडियम का फोर्स जो होता है वैक्यूम फोर्स अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एट मींस मीडियम का फोर्स कम होता है, 1 बाई के टाइम्स होता है वैक्यूम में। ठीक है, आगे बढ़े। yes sir. Yes, sir. चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ओके, मैं एक सिंपल प्रॉब्लम लिखते हैं। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट 1 मीटर इन वैक्यूम। जल्दी से इसकी वैल्यू बताइए। दो इलेक्ट्रॉन्स वैक्यूम में रखे हैं 1 मीटर पे, क्या फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में? इजीएस्ट प्रॉब्लम। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड पे जाओगे? अच्छा ओके, दिस स्लाइड। ओके, यस सर। you have to tell me what is the force between two electrons which are placed at a distance of 1 meter in vacuum. यस सर, हो गया। Okay, please tell me this answer, a very basic problem. मुझे सभी, अरे भाई आंसर बताइए ना, नंबर Q1 Q2 थोड़ी बता देंगे। Tell me the value 5 into this, what is न्यूटन में बताइए, what is the Newton? I want answer from everyone। बहुत छोटा प्रॉब्लम बेटा, इसमें कुछ तिगड़म नहीं लगाना है। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करना है। K की वैल्यू 9 into 10⁻9 होती है वैक्यूम के लिए। Tell me the value। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना होता है। You know that Q1 Q2, what is the charge of electron? Everyone solve this and comment in the chat box। ज्यादा पावर वाला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। आप सिंपल नंबर लिख दो। .5 मीटर, मीटर में कब से आने लगा भाई फोर्स का यूनिट? न्यूटन में आएगा ना नीरज। फोर्स शुड कम इन न्यूटन। Yes Why sir. you Yes, are, sir. okay, it cannot come in। .28 into 10⁻10। Very good। Okay, Priya, yes, you are raising hand, tell me। आप ना देखो बेटा, जितना ज्यादा आप मुझे आज की क्लास काफी इंप्रूव्ड लगी आपकी। शायरी भी सुन लिया आप लोगों ने, ठीक है, एक आध और सुना देंगे और बातें होती रही। देखिए अभी बेटा कहता ना, आपको आपने टीचिंग मोड में एक चेंज देखा होगा ना, जब आप अभी 11th में पढ़ रहे थे और अब पढ़ रहे हैं। पहले देखा होगा बहुत फटाफट कोई टीचर बात नहीं कर रहा है। मैं पार्टिकुलरली मुझे देखा होगा, बस पढ़ाया जा रहा हूँ, कोई बकवास नहीं, कोई डीलिंग नहीं, है ना, कोई लाइफ का तजुर्बा नहीं। लेकिन अब आप महसूस कर रहे होंगे कि उसकी वजह भी तो आप समझ रहे होंगे, बिकॉज इन दैट टाइम वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। 2 मंथ थे हमारे पास, अब हमारे पास टाइम है, तो हम पढ़ने के साथ साथ बाकी चीजों पे भी फोकस कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके हमारा। ओके नीरज, 9 into 10⁻9 कह रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं है यार, बस 2 लोगों ने इस प्रॉब्लम को किया है। आर की वैल्यू 1 मान लो बेटा, कह रहा 1 मीटर अपार्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना? 1 मीटर। और चार्ज अभी देखता हूँ वेदांत, लेट मी चेक, अभी आप मैच कर लीजिएगा। और Q1 कितना होगा? Q1 का इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? Q1 will be how much? 1.6 into 10 1.6 इसी तरह ये भी होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, 1.6 into 10⁻19। अब कूलम्स, अच्छा इसको मैं पॉइंट चार्ज ही मान सकता हूं। अब पॉइंट चार्ज है तो कूलम्स लॉ वैलिड हो जाएगा। F is equal to K Q1 Q2 upon R स्क्वायर वैक्यूम के लिए। K की वैल्यू 9 into 10⁻9, Q1 की जगह 1.6 into 10⁻19, Q2 की जगह भी यही रख दिया मैंने, और डिस्टेंस क्या? 1 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो ये पावर क्या हो जाएगा? पहले देखिए, जितने नंबर होते हैं ना, नंबर को एक साथ रखते हैं आप लोग, ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये तो बचपन से आप करते आ रहे होंगे 9th 10th क्लास से। पावर कितना हो गया?
टोटल अगर ऐड करूं बेस सेम है तो 10 पावर -19 प्लस 9, तो ये हो जाएगा -29। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9, हाउ मच इज दिस? ये कितना आ रहा है बेटा ये करने के बाद? आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग 23 पॉइंट समथिंग। सर 23.4। 23.04 और 4 सर 04। 04 आ रहा है ना, और ये हो गया 10 पावर -29। दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल। अब आप इसको साइंटिफिक मेथड में कन्वर्ट कर चाहते हैं तो यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, 2.304 into 10 power 10 into 10 power -29, क्योंकि जब आप and you can finalize 2.304 multiply by 10 power -28, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये रहा आपके पास आंसर। ठीक है, ओके ठीक है बेटा। Yes, sir. अच्छा, अब मैं कह दूं कि मैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा हूं कि दिस सिस्टम, दिस चार्ट, इसी सिस्टम को मैंने इसके बीच में फिल कर दिया मीडियम, फिल्ड विथ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 100। अब कितना फोर्स लगेगा अगर मैं इन्हीं चार्जेस के बीच में, मैंने बीच में एक अभी वैक्यूम था, मैंने बीच में एक मीडियम भर दिया 100 रिलेटिव परमिटिविटी का, तो क्या आंसर होगा बिटवीन द फोर्स बिटवीन द टू द केस चार्जेस? सर मीडियम क्या फिल करना है इस बार? मीडियम ये दे रखा है ना, मीडियम एक मीडियम है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 100 दे रखा है, और आपने चार्जेस वहीं पे थे, बीच में कुछ मीडियम भर दिया। सो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस? अब क्या होगा दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स? अभी मैंने पीछे एक फॉर्मूला दिया था कि F इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के और F इज इक्वल टू एफ नॉट बाई ई एप्सिलॉन आर। याद है? ये देखिए आ गया, सॉरी जरा। तो मीडियम वाला फोर्स क्या होगा यार? जल्दी बताओ मुझे आंसर। इतना वाई आर टेकिंग सो मच टाइम? डिस्टेंस वगैरह सेम है, चार्जेस सेम है, बस आपने मीडियम भर दिया बीच में। So now what will be the force between the two charges? Okay, एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बस एक का आंसर आएगा मीडियम इंसर्ट करने के बाद। अंजना आपने पिछला आंसर सही दिया था। Now what will be the answer if I am going to insert the medium भरने के बाद? So आपका जो एप्सिलॉन नॉट था के, अब तो 9 into 10, क्या अब के की जगह 9 into 10 power 9 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना बेटा, क्योंकि वो तो वैक्यूम के लिए होता था। तो मैंने आपको कुछ पिछली स्लाइड पे रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन दिया था। व्हाट इज दैट? मीडियम भरते ही व्हाट बिकम फोर्स, व्हाट हैपेंस विद द फोर्स? F इज इक्वल टू, क्या वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, कर नहीं पा रहे हैं? व्हाट इज द इशू? व्हाई यू आर नॉट एबल टू गिव मी द आंसर? सर ये वाला कंफ्यूजिंग लग रहा है। कंफ्यूजिंग लग रहा है? देखो वैक्यूम का निकाल लिया तुमने बेटा? यस सर। वैक्यूम का निकाल लिया। वैक्यूम में कितना आया था जब दोनों वैक्यूम में थे? इसको मैं एफ नॉट लिख दूं, हाउ मच? 2.304 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस, ये तो समझ में आ गया। यस सर। अब आपने क्या किया, इसी चार्ज में कुछ नहीं किया, बस आपने बीच में वैक्यूम डाल दिया। ओके, नीरज का भी आंसर आ रहा है, बट नीरज आपका वैल्यू थोड़ी गलत आ रही है। बीच में मीडियम भर दिया। मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना दे रखा है? 100। तो पिछली स्लाइड में देखो मैंने क्या लिखा, फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल टू एफ नॉट बाई के। के मतलब ये स्मॉल के है, रिलेटिव परमिटिविटी है ना, या फिर उसका आप ये भी लिख सकते थे एप्सिलॉन नॉट। कैन आई राइट दिस आल्सो? पिछली स्लाइड पे देखिए रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन जहां लिखवाई थी कि फोर्स अपॉन वैक्यूम अपॉन फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन फोर्स ऑफ द मीडियम, यही लिखवाया था। यस। तो अगर मुझे वैक्यूम का फोर्स पता चल चुका है तो मीडियम का फोर्स कितना हो जाएगा? वैक्यूम वाले फोर्स को, जो वैक्यूम वाला फोर्स है उसको डिवाइड कर दो 100 से,
यही तो आएगा मेरा आंसर बेटा, यही आएगा। ओके, वेरी गुड आंसर, यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 10 पावर माइनस 31, यस। देखिए सभी लोग, तो माय आंसर विल बी लाइक दिस, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा, माय आंसर विल बी नॉट ओनली माय आंसर, इट विल बी आल्सो योर आंसर। So the force in vacuum, sorry, medium will be F naught upon K या epsilon R, तो it was 2.304 into 10 power minus 28। इसको डिवाइड कर दो, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी से 100 बोल रहा है, 100 को तुम क्या लिख सकते हो 10 पावर 2, इट विल बिकम 2.304 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 28, ये ऊपर आ जाएगा 10 पावर माइनस 2 बन जाएगा, क्योंकि नीचे 10 पावर 2 ऊपर आएगा माइनस 2। अब बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, बेस सेम है तो पावर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 2.304 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 30 न्यूटन आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? Yes. Yes, sir. 1/100 टाइम्स आएगा। इसी तरह कोई और भी मीडियम देखिए, अब ये वैल्यू कम आई है, इट इज समथिंग लेस। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. सर जो वैक्यूम वाला क्या उससे नहीं कर सकते थे? वैक्यूम वाला क्या, देखिए वैक्यूम, देखिए बेसिकली समझिए, जब कूलम्ब लॉ लगाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो मैंने आपको लिखवाया था जब वैक्यूम होगा तो के की वैल्यू, ये जो के की वैल्यू है ये हो जाती है 9 × 10⁹। किसके लिए? जब आपने क्या लिया था, वैक्यूम। लेकिन जब वैक्यूम नहीं है तो आपको थोड़ी पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको तो पता है नहीं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन, आपको पता है नहीं, तो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट सॉल्व दिस। तो लेकिन हमें अगर रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है तो वहां से हम कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग विद द रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है बेटा, Yes. अच्छा Yes, लगा मुझे। sir. आप ओके नीरज, समझ में आ गया क्या? यस सर, यस सर। ओके ठीक है, तो मैं अब आप जरा, आई एम गोइंग टू ब्रेक माय फास्ट, आई विल मीट यू आफ्टर 5-7 मिनट्स। आपको मैं कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा कि एक चार्ज के, एक स्फेरिकल शेल के चार्ज को आप उसके सेंटर पे रख सकते हैं। स्फेरिकल, अगर कोई स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, तो उसके चार्ज को यू कैन पुट एट द सेंटर। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. ठीक है, एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, ये बस ये क्वेश्चन आप देखिए, ये करिए, मैं आई एम कमिंग इन 5-7 मिनट्स में आ रहा हूं। ओके, ठीक है। Yes, sir. Yes, Sir. sir. If I have uniformly charged sphere, तो इसको मैं कहां पे रख सकता हूं? उसके चार्ज को कहां रख दें? सर एट द सेंटर, एट द सेंटर। लेकिन अगर नॉन, फॉर एग्जांपल यू हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, अब वो चाहे हॉलो हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे कंडक्टिंग हो, वॉट एवर इट इज, नो इशू, यू कैन रिप्लेस दिस एज द चार्ज एट द सेंटर। इसके सेंटर पे आप एक चार्ज, ओके, एट द सेंटर। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब किसी जगह पे ज्यादा, किसी जगह पे कम, तो उसको सेंटर पे नहीं रख सकते। यस सर। Then you cannot put it at the center, then not at center। याद रखिएगा, तब आप उसको उसके सेंटर पे रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने एक स्फीयर लिया और यहाँ पे आपने इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे आपने 10 कूलम दे दिया और इस वाले पार्ट पे आपने 2 कूलम दे दिया, यहाँ पे 2 कूलम। तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो नो यू कैन नॉट पुट इट एट द सेंटर। अब ये सेंटर पे नहीं रखेंगे, ये यू कैन नॉट यूज दिस, ओके। इसी तरह अगर आपके पास स्फीयर के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल एक चार्ज रॉड है, एक रॉड है ना बेटा, रॉड, इस रॉड को आपने चार्ज कर दिया, क्या आप इस रॉड को, इसका लेंथ मान लें L, तो क्या मैं इसके चार्ज को इसके सेंटर पे रख सकता हूं? कैन आई पुट द चार्ज एट इट्स सेंटर? सर तो लेकिन नो, नहीं, वेदर यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, नेवर। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसको उसके सेंटर पे रखा जा सकता है, वो क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। स्फीयर के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो यू कैन नॉट पुट एट द सेंटर, उसको उसके सेंटर पे नहीं रखा जा सकता। यस सर। ठीक है, याद रखिएगा, नॉट एट सेंटर, नॉट एट
सेंटर। ठीक है, आगे चले। मैं मूव। यस सर। देखिए अब देखो, अगर मैं इसका इलस्ट्रेशन दिखाऊं आपको, तो फॉर एग्जांपल अभी तो आपने एक एम्स का प्रॉब्लम देखा 2015 वाला, जिसमें आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को। अब आपको फॉर एग्जांपल ये टू स्फीयर्स एंड देयर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज फॉर एग्जांपल डी मान लेता हूं, डी। इसका रेडियस आपने मान लिया r1, इसका रेडियस आपने मान लिया r2, और इस पे चार्ज मान लिया q1, इस पे चार्ज मान लिया q2। अगर ये यूनिफॉर्म है, इफ दे आर यूनिफॉर्म, अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दो चार्जेस मान लो पॉइंट चार्ज, उनके सेंटर पे, और उनका सेंटर का डिस्टेंस कितना था, d। अब आप इसको सॉल्व कर दो इस तरह, जैसे इनको सेंटर पे मान लो d स्क्वायर। लेकिन अगर ये स्फीयर के बजाय कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ रॉड, एक रॉड ले लिया आपने, उस पे चार्ज रख दिया q, इस रॉड का लेंथ मान लेते 2 मीटर, और यहां पे आपने रख दिया एक दूसरा पॉइंट चार्ज q2, और आपने कहा कि यहां से इसका डिस्टेंस क्या है 1 मीटर फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस q1 को इसके सेंटर पे रख दें। यू कैन नॉट डू लाइक दिस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेंटर से अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, 1 मीटर आ जाएगा क्या? तो यू कैन नेवर डू दिस। आप ये करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं इस चार्ज को उसके सेंटर पे रख दूं, और ये तो पहले से था ही, तो q1 q2, और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, हाउ मच, इट विल बिकम 1 + 1 2 मीटर। तो ये सिस्टम गलत होगा। इसको कैसे करेंगे? अगर ऐसा सिस्टम होगा तो वी विल सॉल्व बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बेटा, आई बात समझ? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अलावा कोई भी चीज दी हुई है, तो दैट इट विल बी नॉट एट द सेंटर, इट विल बी सॉल्व बाय इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे अगली क्लास में देखेंगे। ओके, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉरी ये क्वेश्चन तो हटाइए। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा गया है, दिस वाज अ क्वेश्चन आज इन द नीट एग्जामिनेशन। उससे पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करा दूं। ये रहा आपके पास प्रॉब्लम, जरा ये आईपीएमटी का प्रॉब्लम, तो बिगिनिंग करने के लिए हम ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। देखिए जरा इस प्रॉब्लम को समझिए क्या कह रहा है। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अगली क्लास में हम जेई के प्रॉब्लम्स करेंगे, जेई मेंस वगैरह के। पॉजिटिव आयंस आर कैरिंग अ चार्ज q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। इफ f इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए? क्योंकि यू नो कि अगर इलेक्ट्रॉन मिस होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हो रहे हैं। लगाइए दिमाग, ट्राई टू सॉल्व, डायग्राम वगैरह बनाइए। F = k q1 q2 लगाइए, F = 1/4πε0 लगाइए, सॉल्व करिए। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। आप डायग्राम बनाए बेटा। दो पॉजिटिव आयन ले लो, दोनों पे सेम चार्ज दे दो क्यू क्यू, क्योंकि चार्ज सेम है। बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया है तुमने, डी। और मीडियम क्या है, वैक्यूम, मतलब परमिटिविटी क्या हो गई, ε0। तो बता दो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, व्हाट इज एफ, व्हाट इज एफ? 1/4 पाई। 1/4πε0
Q1 Q. Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Yes sir. ओके, अब चार्ज आया क्यों है बेटा? क्योंकि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग कितने होंगे? तो कैन यू राइट Q इक्वल टू एनी? एनी? ओके, वेरी गुड। आई स्टार्टेड गेटिंग द ऑप्शन ऑफ मानसी का ऑप्शन आ गया, नीरज का ऑप्शन आ गया। अब Q को आप एनी मान सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नहीं बेटा? बताओ। Yes sir. ओके, अब Q की जगह एनी रख के निकालो, जल्दी निकालो आंसर क्या है। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम। तो F will be equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught any into any स्क्वायर बन गया अपॉन डी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो 4 pi epsilon naught डी स्क्वायर F अपॉन n स्क्वायर ई स्क्वायर। तो n स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 pi epsilon naught डी स्क्वायर F अपॉन ई स्क्वायर। अब तुम्हें n स्क्वायर है तो n की वैल्यू पता करनी है बेटा, तो क्या करते हैं? रूट ले लो, रूट ले लो। इफ यू आर गोइंग टू टेक द रूट, अंडर रूट करोगे, आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी इजी, यू कैन, बहुत आसानी से कर सकते। ठीक है, चलें आगे। अब हमारे पास टाइम 2-3-4 मिनट बचे। इन दैट प्रॉब्लम वी कैन गो फॉर वन मोर प्रॉब्लम। ओके, समझना है? F इक्वल टू क्यू ही करके। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। लेट मी शो यू वन मोर प्रॉब्लम। अच्छा, चलिए, कह रहा है कि एक दो चार्जेस है, दो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स थे। देयर वर टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ओके, एंड यू कैन से इक्वल चार्ज, दोनों पे चार्ज इक्वल था, डिस्टेंस कुछ दिया हुआ था। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट मैथमेटिकल, एक मैथमेटिक करनी। सो फोर्स इज फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब कह रहा है इस स्फीयर का नाम ए बोल दे, इस स्फीयर का नाम बी बोल दे। कह रहा है कि if 25% of charge of A is transferred to B, A का 25% चार्ज उठाकर B पे डाल दिया, तो अब दोनों के बीच में what will be force? What will be the electrostatic force? उन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा? जल्दी करिए। अभी आपने दो इक्वल चार्ज स्पेयर्स आर देयर व्हिच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D, and now if you are just taking 25% A से उठाया और B पे डाल दिया, distance is same, so now what will be the force? How much force will be there? पहले 100 न्यूटन है, initially right now it is 100 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन इस देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू स्फीयर्स आर देयर, इक्वल चार्ज स्फीयर्स आर देयर ए एंड बी, और उनके बीच का डिस्टेंस डी है, और फोर्स जो है, द फोर्स इज हाउ मच? द फोर्स इज 100 न्यूटन। अब कह रहा है कि ए से मैंने 25% चार्ज उठाया और बी पे डाल दिया 25% चार्ज, तो ए का चार्ज 25% कम हो जाएगा। तो अगर पहले क्यू था तो हाउ मच चार्ज इट विल बी? इसमें से माइनस करेंगे 25% मींस 0.25 क्यू माइनस कर देंगे, इस पे कितना चार्ज बचेगा? 0.75 क्यू, और इस पे 25% ऐड कर देंगे, मींस पहले कितना था क्यू, और वही 25% जो वहां कम हुआ है वो यहाँ पे क्या कर दिया ऐड, तो ये कितना बन गया बेटा? 1.25 क्यू। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स था वो क्या था? के Q1 Q2 स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 100 न्यूटन।
सर 0.25 नहीं होना? तो 0.25 ही तो लिखा है मैंने, 0.25। ओके, माइनस करेंगे तो हाँ बोलिए, क्या 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 कह रहे हैं? सर सेकंड स्पेयर में आपने लिखा नहीं 1.25। तो नहीं, क्योंकि अरे उसके ऊपर पहले से भी तो क्यू चार्ज रखा हुआ है। जब आप भाई आपके पास आपकी जेब में 100 रुपए पहले से है, मैं 25 रुपए दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 125 होगा ना। ओके, तो पहले से भी तो चार्ज था ना। व्हाट, अब इसका चार्ज होगा ये, यहाँ पे फोर्स निकालिए जरा। F1 मान लेता हूँ के, Q1 कितना हो गया 0.75 क्यू, Q2 कितना हो गया दूसरा वाला 1.25 क्यू। डिस्टेंस क्या है बेटा? सेम। तो आई विल गेट के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.75 इंटू 1.25। मल्टीप्लाई करिए जरा 0.75 को 1.25 से। और देखिए आप यहां से देख सकते हैं, यू कैन सी फ्रॉम एयर कि यहां पे जो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू तो 100 है, इंटू मल्टीप्लाई करिए 0.75 को 1.25 से, तो इट विल बी 3/4 इंटू 5/4, इट विल बी समथिंग 15/16। मल्टीप्लाई करिए बेटा, जल्दी से बताएं 15/16 कितना आ रहा है? The next teacher is must be waiting for you. Time हो गया। 0.75 इंटू 1 ये आ रहा है 0.9375। इट मीन्स आपका आंसर कितना? हाँ बोलिए। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो योर आंसर विल बी 93.75। इट मीन्स अगर पहले वो 100 न्यूटन था, अब आपने उसको एक का 25% चार्ज उठाकर दूसरे पर रख दिया, तो योर आंसर विल बी द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्ज विल बी 93.75 न्यूटन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में ना, बिकॉज द टाइम इज ओवर, यू हैव टू स्टार्ट योर नेक्स्ट क्लास। शायरी रही एक छोटी सी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गुड इवनिंग। बाय। ओके, बाय। Thank you.